हल्ला मचाइए, यस नो यस नो यस नो। हाँ, मजा बड़ा आता होगा जब यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिखता है, उसके पीछे पता है कि कोड अभी इंप्लीमेंट होने वाला है, तो ये बड़ा मजेदार नजारा जो है अभी आपका फेवरेट नजारा हो गया होगा स्क्रीन पे। चलो यस नो मचा दीजिए, हल्ला मचा दीजिए। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट फाइन। चलो 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 जी। ठीक है ठीक है ठीक है, गेटिंग यस गेटिंग यस, चलो ठीक है। आज बढ़ने वाले हैं भैया टाइम सीरीज के फंडे की तरफ। आज हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे उसके। गुड इवनिंग जी, प्रणाम। कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो है हम अभी आज कवर करने वाले हैं, और फिर आगे का फंडा जो है वो कल इंप्लीमेंट करेंगे। आज बेसिक, फिर कल इंटरमीडिएट और एडवांस, ये दोनों अपन निपटाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आज का फंडा समझ में आ गया तो कल तो फिर ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, अरीमैक्स सरीमैक्स होगा, है ना। कुछ टेस्ट टूस्ट करने होंगे, वो कैसे करते हैं, क्या चीजें होती है, उसे भी भैया अपन डिप्लॉय करने वाले हैं ना। उन टेस्ट सीरीज के प्रोजेक्ट्स को भी डिप्लॉय करने वाले हैं विद आवर ओन डेटा सेट। तो ये बहुत सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, डोंट वरी। शुरुआत में ज्यादा लोड नहीं लेते, यहां से शुरुआत करते हैं। देखो अपने पास ना, देखो जी, एमएल में कुछ कमी थी क्या? एमएल में तो काम सही चल रहा था, प्रिडिक्शंस अपन कर रहे थे, लेकिन भाई मेरे पास ना डेटा का नेचर अलग है यार। मेरे पास डेटा का नेचर अलग है। डेटा ना मेरा टाइम पे डिपेंड करता है यार। डेटा मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं अपना पेन अपने हाथ में पहले ले लेता हूं, हाँ जी ले लिया। अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखेंगे तो दिस इज माई टाइम सीरीज, मतलब ये मेरा टाइम स्केल है। ये मेरा एक्सेस टाइम बता रहा है कि टाइम मेरा आगे बढ़ रहा है, और टाइम के हिसाब से मेरे को ना मेरे डेटा में अलग अलग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को टाइम सीरीज के तरीके से संबोधित करके इनको सॉल्व किया जाता है, जिसमें अरीमैक्स सरीमैक्स ये सारे मॉडल्स आते हैं जो अपन कल देखने वाले हैं। आज फंडामेंटल चीज ये समझ लो कि इसे अपन क्यों कह रहे हैं कि भैया ये डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेट्स कंसिडर दैट वे। इसे अपन ऐसा समझते हैं, देखो इसे बोलते हैं अपर ट्रेंड या फिर अपवर्ड ट्रेंड, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। क्यों अपवर्ड? क्यों? क्योंकि देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लोकली तो अप डाउन हो रहा है। देखो यहां पे लोकली, अगर मैं देखो ये वाला इंस्टेंस इतना पकड़ लू, इतना इंस्टेंस पकड़ लू, तो इसमें डाउन भी गया है, इसमें अप भी गया है, दोनों ही है। लेकिन जब मैं ग्लोबली पकड़ता हूं, यानी कि उसका पूरा टाइम यूनिट पकड़ता हूं, एक लेट्स से एक टाइम पीरियड, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, पूरा जब मैं टाइम पीरियड देखता हूं, तो अगर मैं उसका मीन निकालू ना, उसका मीन अगर निकालूं, ये मेरे रिस्पेक्टिव टाइम के साथ जो चेंज होने वाला डेटा है उसका अगर मीन निकालूं, तो वो आपको इंक्रीज्ड नेचर में दिखाई देगा। जो अभी यहां था उससे ज्यादा बढ़ गया होगा, तो ये अपवर्ड ट्रेंड आपका बात कर रहा होता है, ये आपको बता रहा होता है। सिंपल भाषा में यही चीज है। जैसे कि हम कहते नहीं कि यार कई बार टाइम सीरीज में हम लोगों का टाइम से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, जैसे अरे न्यूज चैनल में आपने देखा होगा, ये गैलेक्सी जो है, या फिर ये ये चंद्रमा, ये प्लेनेट, ये स्टार रिस्पेक्टिव जो है, ये फिनोमिना जो है, ये 1 साल में एक बार या 5 साल में एक बार या 50 साल में एक बार दिखता है, तो वो कल दिखने वाला है, आज दिखने वाला है, इस वक्त दिखने वाला है। ये कैसे पता चलता है? बेस्ड अपॉन द डेटा, बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिक डेटा, जो कि आपका टाइमली मैनर में डिपेंडेंट है किसी ना किसी एक्टिविटी पे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया कि ये अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होगा जी, अगर आप ये एक यूनिट टाइम, लेट से 1 साल 10 साल का डेटा कंसिडर करो अपनी कंपनी का, और उसमें देखो, अरे भाई साहब बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा है रे हम लोगों का, प्रॉफिट डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। अब बात समझ, अगर इसका मीन भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीन भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। इस बात को अपने को समझना है। लेकिन ट्रेंड से हटके भी कुछ और चीजें होती हैं, जिसे बोलते हैं स्टेशनरी डेटा एंड साइक्लिक डेटा। क्या होता है जी स्टेशनरी डेटा? स्टेशनरी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि आपका अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड को जो है ऑन अ ह्यूज स्केल वो फॉलो नहीं कर रहा है ना। वो आप देखो सीधा ही दिख रहा है। जैसे कि अपना, हम जब आईसीयू में होते हैं तो भैया वो हमारा लाइन नहीं होता एक ही, वो ऐसा, वो जो लाइन होता है वो सिंगल ऐसा ही होता है ना, इसी प्लेन पे होता है ना, एक्स एक्सेस पे ही होता है। वो ऐसा होता है क्या? नहीं। वो ऐसा होता है क्या? नहीं, वो ऐसा ही रहता है, और इसी में फ्लक्चुएट करता है। बात समझ रहे, इसी में वो फ्लक्चुएट करता है। तो वही जो है अपना, यस ईसीजी वाला आप फंडा समझ सकते हो, तो वहां पे वो स्टेशनरी रहता है। बट इज इट स्टेशनरी? अगर आप लोकली देखोगे तो उसमें भी अप डाउन हो रहा है, लेकिन अगर ग्लोबली देखोगे तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है अपवर्ड डाउनवर्ड वाला, तो वो स्टेशनरी है, वो अपने एक्सेस पे स्टेशनरी काम कर रहा है। साइक्लिक जो ऐसा फंडा होता है जो ना स्टेशनरी है, ना ही वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ना ही वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ये अलग ही फंडा होता है। आपके साइक्लिक का फंडा ही अलग होता है। वो बोलता है मैं कभी भी नॉर्मल नेचर दिखाऊंगा, कभी कभी भी सडन ड्रॉप ले लूंगा, कभी भी सडन इंक्रीज ले लूंगा, वापस से सडन ड्रॉप ले लूंगा। कई बार मैं ऐसे कांस्टेंट, देखो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां कांस्टेंट दिखूंगा, कॉन्स्टेंटली राइजिंग, फिर सडन ड्रॉप ले लूंगा। मतलब बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा जो नेचर है वो आपको इस डेटा में देखने को मिल सकता है। अब हमारा जो मेन मुद्दे वाला काम होता है वो इन डेटा के साथ डील करना होता है।
इस डेटा के साथ डील करना होता है, स्टेशनरी डेटा के साथ। अब वो कैसे क्या चीजें होती है वो अपन देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद मच ऑफ द थिंग। फिलहाल तो इतनी बेसिक चीजें अपन जान लेते हैं। अब जो बची हुई बेसिक बेसिक चीजें, ऐसा नहीं कि यही खत्म हो गया विजुअलाइजेशन, अभी और भी है। सिंपल मूविंग एवरेज, क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज क्या होता है वो देखेंगे, बट जब उसका टाइम आएगा तब। उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हम निपटा लेते हैं कि किस किस चीज की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। देखो जी मैं आपको बताता हूं। पांडास तो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन पांडास अंडरस्कोर डेटा रीडर अपने को यहां पे चाहिए होगा, बिकॉज वी वांट टू फेच और लाइक गेट द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। हमें तो वहां से हमें डेटा रीडर मदद करेगा, और डेटा रीडर के साथ कनेक्टेड होता है आपका एक बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा कनेक्शन जिसे बोलते हैं स्टूक। अब ये स्टूक के जरिए आप क्या कर सकते हो, किसी की भी कंपनी का जो स्टॉक डेटा है ना, स्टॉक प्राइजेस या स्टॉक डेटा जो जिसे हम बोलते हैं, वो आप यहां पे रीड कर सकते हो। और रीड करने के बाद वो आपको डेटा इस तरीके से डेटा फ्रेम फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ पांडास अंडरस्कोर रीड डेटा रीडर जो है वो आप इंपोर्ट करोगे डॉट डेटा, ये एक चीज लगेगी। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने को ऑब्वियसली लगनी भी है ना, दैट इज डेट और टाइम के साथ डील कर ही रहे हैं, तो डेट टाइम का भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलो आपको बताता हूं। ये देखो मुझे भैया, देखो ये एएपीएल क्या है, कोई जानता है एएपीएल किसका शॉर्ट फॉर्म है स्टॉक्स में? कोई जानता है एनीवन? ऑब्वियस सी बात है, जो अपन यूज कर रहे हैं मैक है कि नहीं, उसी का है। आप किसी का भी डाल सकते हैं। आप अगर इंटरनेट पे अगर स्टॉक प्राइसेस सर्च करेंगे तो उसमें उनके नाम आते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म वहां पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, और जिस ड्यूरेशन का अपने को उनका स्टॉक डेटा चाहिए वो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। एसडी मतलब स्टार्ट डेट, ईडी मतलब एंड डेट, एंड वो मैं यहाँ पे डीटी यानी कि उसके शॉर्ट फॉर्म, डेट टाइम का शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज कर रहा हूं, एंड उसका फंक्शन यहाँ पे लगा रहा हूं डेट टाइम। जैसे कि हम लोग नहीं करते थे क्या, पीडी डॉट, ये देखो जैसे मैं बोलता था पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, वो मेथड था, वैसे यहाँ पे अपना जो रिस्पेक्टिव, जैसे क्या बोलते हैं पांडास डेटा रीडर वाला पीडीआर जो है उसका जो मैंने नाम लिया है उसको मैं डेटा रीडर ये मेथड बोल रहा हूं। उसी तरीके से डेट टाइम में आपका डेट टाइम नाम का फंक्शन होता है, उसको मैं डीटी इस शॉर्ट फॉर्म के नाम जो मैंने उसको प्रदान किया इंपोर्ट करते वक्त उससे संबोधित कर रहा हूं। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अब ये डेट टाइम मैंने यहां लगा दिया। अब मैं उसको बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले मैंने बोला ईयर, मंथ, डे, ईयर, मंथ, डे, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, और उसको बोला भैया देखो 2000 से लेके 2020 तक का मेरे को उनका स्टॉक का डेटा चाहिए। किसका? एप्पल का। तो ये देखो मैंने एसडी और ईडी यहां मेंशन कर दिया, एंड आई गॉट माय डेटा। ये देखो ये मेरे पास डेटा है, आप देख सकते हैं। ये कहां रुक गया जी, ये कहां रुक गया? 2019 12 31, मतलब 31 दिसंबर 2019 तक रुक गया। मैंने बोला था ना 2020 तक चाहिए मेरे को, तो वो क्या किया उसने, एक दिन पहले ही जो है वहां पे उसने विश्राम ले लिया, वहीं पे उसने होल्ड ले लिया है, क्योंकि आपकी इस एंड काउंट को, बाउंड को जो है वो नहीं काउंट कर रहा, उससे पहले जो है वो रुक चुका है। हो, तो वही बताया सत्यम जी, स्टूक मतलब क्या। अब देखो जी आपने को क्या करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सिंपल भाषा में बताता हूं, सुन लीजिए। पहले ही मैंने बताया, बस थोड़ी सी अलग भाषा में बताया था, अब और सिंपल भाषा में बताता हूं। स्टूक एक बेसिकली ऐसी जरिया है, एक ऐसा चीज है भैया, जहां पे इंटरनेट से इंटरनेट से डेटा रीडर इस मेथड की मदद से आप किसी भी कंपनी का स्टॉक डेटा विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम रीड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनटू योर एक्टिव नोटबुक। सिंपल भाषा में ये चीज है, ठीक है। अब देखो जी ये वाला डेटा मैंने बता दिया। अब ये तो हो गया हेड। अगर मैं इसका देखो अब ये कैसा अरेंज हुआ है, हेड से देखोगे तो ये 2019 31 दिसंबर दिख रहा है। टेल से देखेंगे तो शुरुआत कहां से हुई जी, देखो शुरुआत यहां से उसकी हुई है। तो स्टार्टिंग वाला फंडा जो है आपको कहीं ना कहीं, एक मिनट क्या दिख रहा है जी, ये आपका डेट है ना, सो दिस इज योर रिस्पेक्टिवली डेट। अब ये और नीचे भी वाला फंडा होगा, दैट इज यहां से हो रहा है, देखो यहां से 2001 3 से जो है यहाँ पे अपने को डेटा जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा जो रेंज डिफाइन किया उसके अंतर्गत अपने को मिल चुका है। अब आप बोलोगे सर ये हाई क्या होता है, ओपन क्या होता है, लो क्या होता है। सिंपल आपका स्टॉक डेटा का भैया टर्मिनोलॉजीज है। देखो ओपन मतलब क्या, कि आपका इस पर्टिकुलर डेट पे, मतलब 2019 के 31 दिसंबर को एक पर्टिकुलर आपका जो एप्पल का स्टॉक था वो किस प्राइस पे ओपन हुआ था, उस दिन वो कितना हाईएस्ट प्राइस पे गया, उस दिन वो कितना लोएस्ट प्राइस पे गया, वो कितने पे क्लोज हुआ, और भैया कितना वॉल्यूम उसका खरीदा या बेचा गया। वो सारी चीजें डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ और भैया, चलो हम लोग जो है अपने डेटा को जानने का प्रयत्न करते हैं। दैट इज डेटा डॉट इन्फो। इन्फो के जरिए क्या होगा, देखो आपको पता चलेगा कि टोटल एंट्रीज कितनी है। आप देखोगे 5031 ये टोटल एंट्रीज आपकी मौजूद है डेटा के अंदर, और वो भी हर कॉलम के लिए, ओपन के लिए, हाई के लिए, लो के लिए, क्लोज के लिए, वॉल्यूम के लिए। और उसमें एक भी वैल्यू नल नहीं है, यहाँ पे कोई भी नल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। एवरी वन इज फुल्ली फिल्ड देयर। फिर उसके बाद कितना उसका मेमोरी यूजेज है, उसका टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं पॉइंट में, डेसिमल में।
अब अगले मुद्दे पे आते हैं। ये वाला तो देख लिया, चलो हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर तरीके से ब्रीफली देख लिया कि चीजें क्या है कैसी है, वो देख लिया। ये देखो इसकी एंट्रीज किस किस के बीच में, कौन सी डेट के रेंज के बीच में, वो भी अपने को देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको विजुअलाइज करना चाहता हूँ डेटा को, जो कि मोस्टली आप कई बार जो है बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखेंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे देखेंगे, जो कि स्पेसिफिकली सेंसेक्स को बताते हैं, तो वहां पे भी आपको ऐसा डेटा देखने को मिलेगा। कि मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूं, मेरे डेटा को विजुअलाइज करना चाहता हूं फॉर द ओपन कॉलम। लेट्स कंसिडर दैट वे, ओपन कॉलम मतलब कितने प्राइस पे किस रिस्पेक्टिव दिन में मेरा जो स्टॉक है वो ओपन हुआ था, वो खुला था, कितने प्राइस पे। तो उसके लिए मैं प्लॉट लगाता हूं मेथड उसके आगे। और ये फिक्स साइज क्यों लगाए, अगर आप ये फिक्स साइज ना लगाओ, बिना उसके भी आप प्लॉट कर सकते हैं, बट ये बड़ा ही लाइक क्या बोलते हैं, कंजस्टेड डायग्राम दिखेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसका रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सेस जो है, फिगर साइज का जो एक्स एक्सेस है, इसको वाइडन कर दिया, इसको मैंने लंबा कर दिया, और वाई एक्सेस को नॉर्मल 5 जो है वो रख दिया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये बढ़िया से जो है एकोमोडेट हो चुका है। और यहां पे अपने को जो है ये देखो नेचर देखने को मिल रहा है। ये देखो ये कुछ इस प्रकार से नेचर जो है, ये देखो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, कई बार नीचे भी आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ये नेचर अपने को किसके ऊपर दिख रहा है, डेटा के ओपन कॉलम के ऊपर, है ना, उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ और करूं, इसमें भी कुछ और चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि टाइम सीरीज में आपको पता होनी चाहिए, तो आई मस्ट इंक्लूड दैट। कैसा होता है, इसी डायग्राम में मैं एक्स लिमिट वाई लिमिट लगा सकता हूं। कई बार क्या होता है ना, आपको ये पूरा का पूरा डेटा, आपने कुछ भी लिमिट नहीं लगाई इसके ऊपर, ना एक्स लगाई ना वाई लगाई, तो ये पूरा डेटा आपके सामने रख दिया, फ्रॉम स्टार्टिंग डेट टू लास्ट डेट पूरा रख दिया। अगर आप भैया यहाँ पे जो लिमिट लगाना चाहते हो, वो अगर यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि स्टार्टिंग और एंडिंग कहां तक चाहिए, तो जो मैंने ऊपर रखी थी 2010 से लेके 2020 तक, मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग तक का भैया सारा का सारा मामला देखना है, समझना है, तो देखो जी अब वो आपके सामने कैसा दिख रहा है। डिफरेंस नोट डाउन कर पा रहे हो, यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली भैया रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाउंड जो है आपके जो क्या बोलते हैं वर्टिकल वाई एक्सेस वाले फंडे हैं, उसको स्टिक कर रहे हैं। यहाँ पे है क्या, यहाँ स्ट्रिक्ट बाउंड है कि नहीं, यहाँ पे वो लेफ्ट आउट स्पेस है, जो कि इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिक्ट बाउंड करना है, अगर आप लेट से 2014 से 2015 के बीच में भी देखना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे उसके एक्स लिमिट दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है। सिमिलरली अगर मुझे एक्स लिमिट के साथ साथ वाई लिमिट भी देनी, तो ये तो एक्स लिमिट देनी है, लेकिन आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि मेरा जो डेटा ओपन हुआ था, वो सिर्फ मुझे इंटरेस्ट है इन बिटवीन 0 एंड 70, यानी कि मुझे हाईएस्ट $70 तक का जो ओपन हुआ था, $70 तक का जो ओपन हुआ था जीरो से लेके, बस उतने में ही इंटरेस्ट है, उतने में ही इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा से देखने को मिल रहा है कि 2010 से 2020 के बीच में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपका डेटा जीरो को टच किया हो, यानी कि वो जीरो से शुरू हुआ हो उसका ओपनिंग। हाँ, लेकिन 70 को टच किया है, यहां मुझे देखने को मिल रहा है 70 को टच किया, क्योंकि वो आपका अब वाई लिमिट लगा दिया गया है 0 से 70। तो ये बेसिक चीजें होती है। अब इसमें और भी कमाल कमाल की चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कलर दे दो, बाकी सब तो सेम है, वाई लिमिट एक्स लिमिट सब कुछ सेम है, आप कलर एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो, कलर से हम लोगों को इसको पता चल जाएगा, डेटा देखने में समझ में आ जाता है। अब आता है अगली मुद्दे की बात, इंडेक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्पेक्टिव डेटा जो है वो किसके ऊपर इंडेक्स्ड है, वो किसके ऊपर इंडेक्स्ड है। वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में बड़ी डिटेल में चर्चा गहन जो है वो सीरीज में भी की थी, कि हम लोग डिफरेंट नेम टाइप ऑफ इंडेक्सेस लगा सकते हैं। डेटा फ्रेम में भी की थी कि डेटा फ्रेम में ऐसे इंडेक्सेस नहीं लगा सकते, हम लोगों को वो 0 1 2 3 वही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इफ यू वांट टू नो, एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपका डेटा जो है वो किसके ऊपर इंडेक्स्ड है, किस एट्रीब्यूट के ऊपर इंडेक्स्ड है। आप गौर से देखना, डेट कॉलम नीचे क्यों है, बाकी सब कॉलम ऊपर क्यों है। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, ये पता होना चाहिए। डेट नीचे मतलब आपका डेट कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाया गया है, मतलब उसी को रेफर किया जाएगा, क्योंकि वो यूनिक एंट्री आपकी होल्ड करता है आपके पूरे एंटायर डेटा सेट के लिए। दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ इंडेक्स, सिंपल भाषा में। तो यहां पे जैसे ही मैं बोलता हूं ना अपने डेटा के ऊपर डेटा डॉट इंडेक्स, तो मुझे पता तुरंत दे देता है, वो मुझे पता तुरंत दे देता है कि भैया देख लो, जिस कॉलम का नाम डेट है ना, जिस कॉलम का डेट नाम है और उसका ये पूरा का पूरा कंटेंट है, ये इस पे आपने इंडेक्स लगा के रखा है। तो अगर मुझे जानना होगा कि किस पे इंडेक्स है, तो ये भी आप पता कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपको ऐसे डेटा पे देखने को बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। अब अगले बात पे आते हैं, थोड़ा डेट टाइम को भी समझ लेते हैं। डेट टाइम क्या कहता है, ये मेरा ईयर है, ये मेरा मंथ है, ये मेरा डे है, सही बात है। और ये मुझे क्या करना है, इसकी डेट क्रिएट करनी है, आई वांट टू क्रिएट द डेट, है ना। तो ये मैंने इसको सिर्फ इतना इनपुट दिया, इतना इनपुट दिया, और उसको बोला भैया ये डेट मेरे लिए क्रिएट करके दे दे। तो बोला हाँ जी क्रिएट कर लिया। और जब मैं इस डेट को प्रिंट करता हूं, तो उसका फॉर्मेट देखो, उसका फॉर्मेट क्या है, डेट टाइम, क्योंकि डेट टाइम फंक्शन से यूज किया है मैंने, उसको बनाया, तो इसका फॉर्मेट डेट टाइम ही है। लेकिन गौर से एक बात देखना, ये तो मैंने दिया ही नहीं था, ये तो मैंने दिया ही नहीं था। हाँ ये वाला दिया था मैंने, इतना दिया था, लेकिन ये बाद वाला मामला क्या है, कुछ नहीं है जी, ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है,
ये क्या हो सकता है, आवर है, ये क्या हो सकता है, मिनट है, ऑब्वियस सी बात है वो मेंशन नहीं किया था तो उसने जीरो ले लिया। तो ऐसा ही कई बार होता है कि अगर आपके डेटा में वो मेंशन नहीं है तो इट विल बी टेकन और कंसिडर्ड एज अ जीरो इफ यू आर यूजिंग द डेट टाइम। बस यही पर्पस था इस चीज को आपके सामने दिखाने में कि अगर एग्जाम्पल मान लो उसमें ना आप अगर डेट टाइम पूछ रहे हो और अगर आपको सामने आंसर जीरो आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, या कुछ गलत किया आपने ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। वहां एक्चुअल में आपका डेटा होल्ड ही नहीं कर रहा था, वो चीज होल्ड ही नहीं कर रहा था, वो जीरो आपको दिखा देगा, है ना। अब ये भी एक फंक्शन यूज कर सकते हो नाउ वाला। नाउ मतलब वो आपको बता देगा कि अभी वाला टाइम क्या चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने बहुत पहले रन किया था रिस्पेक्टिवली कोड, तो वो 2023, हाँ ये मुझे पता चल जाएगा कब रन किया था। 2023 में जब नवंबर का महीना चल रहा था, जब 15 तारीख मतलब 15 नवंबर 2023 की बात है ये, जब शाम के 4 बजे हुए थे 54 मिनट, यानी कि लगभग लगभग शाम के 5 ही बज रहे थे, उसमें इतना सेकंड चल रहा था और इतना मिली सेकंड चल रहा था। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको ये नाव के जरिए मिल सकता है। अब आते हैं रीसैम्पलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपने टाइम सीरीज के ऊपर कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रीसैम्पलिंग कैसे कैसे किन किन रूल्स के बेसिस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। रीसैम्पलिंग मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप यहां गौर से अपना डेटा देखेंगे तो वो डे बेसिस पे डिवाइडेड है। देख लो ना, आप खुद ही देख लो, 2019 12 31 है, फिर दिसंबर का 30 तारीख, दिसंबर का 27, मतलब कुछ इस तरीके से भैया मुझे जो है अपने डेट्स अरेंज दिख रही है। अब इसमें से आपको बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग भी दिख सकती, क्यों? क्योंकि शायद उस वक्त का डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो वो उसने फेच नहीं किया, ओके, और वो डिस्प्ले नहीं किया। बट अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो भैया यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं जो है आ, ऐसा डेटा मिस्ड अप भी लग रहा है, और डेटा कहीं ना कहीं यहां पे मुझे जो है डे के बेसिस पे दिख रहा है, लेकिन मुझे इसे रीसैंपल करना है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे करेगा? जैसे मुझे रीसैंपल करना है बेस्ड अपॉन वीक्स, वीक 1, वीक 2, वीक 3, मतलब वीकली बेसिस में मुझे इसे रीसैंपल करना है, मुझे आवरली बेसिस पे करना है, मुझे मंथली बेसिस पे करना है। तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करेंगे जी? आपका वही जो डेटा है वो रीसैंपल को दे दो, बस दैट्स इट। आपका वो पूरा का पूरा एंटायर डेटा रीसैंपल को दे दो और उसमें लगा दो एक रूल। रीसैंपल में बहुत सारे रूल होते हैं, उसमें से कुछ पॉपुलर रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रीसैंपल में लगा दो रूल भैया डब्ल्यू का। डब्ल्यू मतलब क्या बोलता है? वीकली। वीकली आपका क्या होगा पता है? पूरा डेटा लिया जाएगा, उसमें एक वीक का डेटा हम कंसिडर करेंगे, और उस पूरा वीक का जो डेटा है उसके हर एक कॉलम के लिए हम एक एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे, मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या? मैंने 7 दिन उठा लिए, मैंने आपका शुरुआत से एक वीक का डेटा उठा लिया, 7 दिन उठा लिए। अभी जो 7 दिन मेरे पास मौजूद है, इनमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें से मिनिमम वैल्यू में चूज करूंगा, उसमें से मिनिमम वैल्यू चूज करूंगा और वो वीक 1 के आगे लिख दूंगा। इन 7 दिनों की मिनिमम वैल्यू चूज करूंगा और वो वीक 1 के आगे लिख दूंगा। अब यही मिनिमम वैल्यू ओपन के लिए भी कैलकुलेट होगी वीकली वाइज, हाई के लिए भी कैलकुलेट होगी, लो के लिए भी कैलकुलेट होगी, क्लोज के लिए भी कैलकुलेट होगी, वॉल्यूम के लिए भी कैलकुलेट होगी। आप देख सकते हैं 9, 16, 23, 36 वीकली बेसिस पे सेपरेट हो चुके हैं, और हर एक वीक की यहां पे मुझे एग्रीगेटेड मीन वैल्यू, हाई की मीन वैल्यू, लो की मीन वैल्यू, क्लोज की मीन वैल्यू, वॉल्यूम की मीन वैल्यू जो है देखने को मिल रही है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और यहां पे नंबर ऑफ रोज भी देखो मेरे कम हो गए हैं, क्योंकि अब मैंने जो है उसे रीसैंपल कर दिया है। अगर आप मंथली बेसिस पे रीसैंपल करना चाहते हो तो मंथली बेसिस पे यहां रूल आप लगा सकते हो एम। एम क्या बोलता है? मंथली बेसिस, लेकिन उसमें भी वो इंफॉर्मेशन देता है मंथ एंड। एम मतलब होता है मंथ एंड। आप देख सकते हैं यहां पे 2000 से अगर मैं शुरुआत करूं तो जनवरी का महीना है और वो 31 तारीख दिखा रहा है, यानी कि मंथ एंड दिखा रहा है। यहां पे अगर मैं दिखाऊं 2000 और फरवरी का महीना 29, यानी कि वो मंथ एंड दिखा रहा है। 31, 30, हर महीने का आखिरी तारीख, यानी कि ये मंथ एंड को रिप्रेजेंट करता है। और मंथ एंड में भी मुझे हर डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो एग्रीगेट फंक्शन तो आप कुछ भी लगा सकते हो, आप मीन लगा सकते हो, सम लगा सकते हो, मैक्स लगा सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, तो वो आपको डेटा यहां पे मिल जाएगा। मुद्दे की बात है ये वाली, मुद्दे की बात ये है रीसैंपलिंग और उसके रूल, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने मंथली बेसिस पे किया, अब लॉजिकल चीज है ना जी, अब लॉजिकल चीज है। वीक ज्यादा होते हैं, वीक ज्यादा होते हैं, देखो वीक 1044 है। मंथली बेसिस पे करूंगा तो मंथ कम होते हैं, 240 मंथ बैठे हैं यहां पे सिर्फ मेरे। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं मंथ स्टार्ट के बेसिस पे करूं तो यानी कि जो भी आपका रिस्पेक्टिवली, हाँ काउंट भी एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी कमाल की चीज है। देखो यहां से इनसाइट में आपको क्या देता हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे होता है। अगर आप देखेंगे तो मंथ स्टार्ट पे ही मैंने दिया, मैंने मंथ के स्टार्ट पे ही बोल दिया है कि इसका रिस्पेक्टिवली ओपन का काउंट क्या, हाई का काउंट क्या, लो का काउंट क्या, काउंट क्लोज का काउंट क्या, ये सारी चीजें मैं मंथ स्टार्ट में यानी कि पहली तारीख, मंथ एंड मतलब लास्ट तारीख को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस मंथ में जो है टोटल 20 का काउंट मुझे सबका दिख रहा है, यानी कि इस मंथ में सिर्फ 20
ही रिस्पेक्टिव काउंट मेरे कंसिडर किए हैं। फरवरी में 20 किए हैं, मार्च में 23 किए हैं, तो इससे आपको पता चल सकता है कि किस मंथ में कितना डेटा अपने पास आया है। तो काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन यहां पे बढ़िया तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, अरे डे वाला फंडा है कि नहीं, एक दिन के हिसाब से मैक्सिमम कितना गया था, ओपन हाई लो, वो जो भी फंडा है। तो लाइक 2000 से कंसिडर करूं तो यहाँ पे 3 तारीख से शुरुआत हो रही है, फिर 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, उनका जो मैक्सिमम ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम का जो भी मैक्सिमम वैल्यूज होंगी वो आपके सामने आ जाएंगे। अब एक कमाल की बात करता हूं और कमाल की बात दिखाता हूं नैन वाली। ऑब्वियसली आपको यहां पे भी वो नैन वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, बट यहां पे नैन वैल्यूज का और भी सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गौर से देखना। रीसैंपल किया है मैंने रूल एच के बेसिस पे, आवर के बेसिस पे, और मुझे आवर के बेसिस पे मीन चाहिए, मीन कैलकुलेटेड चाहिए। ठीक है, आप फिलहाल के लिए तो एग्रीगेट छोड़ दो, लेकिन यहां पे डेटा पे गौर डालो, ये नैन क्यों आया है? एनीवन इन द चैट सेक्शन बताओ, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं। रीसैंपल किया मैंने पूरे अपने एंटायर डेटा को, यहां पे आप देख सकते हैं ये 0th आवर है, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, मतलब देखो दिन वही चल रहा है। तीन तीन 3 जनवरी 2000 ही चल रहा है, 3 जनवरी 2000 ही चल रहा है, लेकिन उसमें 0th घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये आवर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है जी? वो नैन इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां पे आवरली बेसिस पे डेटा अवेलेबल ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. आवर्स पे है ही नहीं ना। और हर वक्त जो डेटा, ये भी याद रखना, हर वक्त जो डेटा आपको दिखेगा ना वो आपका 0th आवर पे रिकॉर्ड किया होगा। तो देखो आपको एंट्री जो है वो सिर्फ 0th आवर पे दिख रही है। ये देखो नीचे भी अगर आप देखेंगे तो एंट्री 0th आवर पे दिख रही है, इन बिटवीन द कोई भी किसी भी आवर पे आपको एंट्री नहीं दिख रही है। तो वो भी एक चीज आपको मद्देनजर रखनी है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर सकता हूं। कुछ नहीं करना, डेटा लेना है, उसको रीसैंपल करना है मंथ स्टार्ट के रूल के हिसाब से, और उसके आगे मैक्स लगा देना ताकि हमें सभी की मैक्स वैल्यू मिले। लेकिन मुझे सभी की मैक्स वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ओपन की मैक्स वैल्यू को प्लॉट करना है। रीड कैसे करते हैं देखो प्रॉब्लम को, डेटा को मुझे रीसैंपल करना है बेस्ड ऑन द रूल मंथ स्टार्ट, जिसमें मुझे हर एक कॉलम की वैल्यू मैक्स चाहिए, लेकिन मैं हर एक कॉलम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ ओपन के कॉलम में इंटरेस्टेड हूं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे प्लॉट करनी है। देख लो जी शुरुआत से लेके अंत तक, देख लो जी शुरुआत से लेके अंत तक, ये वैल्यूज आपको मंथ स्टार्ट के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे कि कैसे प्लॉट हो रही है। तो ये आपका रीसैंपल डेटा, कुछ फर्क नोटिस कर पा रहे हैं? कुछ फर्क नोटिस कर पा रहे हैं? यहां पे देखो नेचर, और ऊपर देखो नेचर, कुछ ज्यादा जिगजैग था, बहुत ज्यादा जिगजैग था। यहां पे थोड़ा सा कम जिगजैग लग रहा है कि नहीं? क्यों? वाई? क्योंकि यहां पे थोड़ा बड़ा स्कोप ले लिया, दिन की वजह मैंने महीने ले लिए, दिन की वजह मैंने महीने ले लिए, और उसमें भी मैक्स वैल्यू ले लिया। अगर आप मीन वैल्यू ले लो तो थोड़ा और अलग नेचर दिखेगा। ये आपको एक्सरसाइज देता हूं, आपको सिर्फ ये एग्रीगेट फंक्शन बदलना है, मैक्स की जगह मीन करके देखना है, एंड लेट मी नो द व्हाट रिजल्ट्स यू गेट। अब इसी सेम चीज को अगर आप प्लॉट करना चाहते हो, नॉट द नॉर्मल प्लॉट, ये अपना नॉर्मल प्लॉट नहीं, इसमें अगर आप काइंड बार अगर दे दो, यानी कि बार काइंड ऑफ प्लॉट अगर अपने को चाहिए, तो देखो थोड़ा मुंडी टेढ़ी करके आप देख सकते हैं। यहां पे मैंने क्या बोला है? ए। तो आई थिंक यहां पे जो है ये आपका किस तरीके से है, एनुअल बेसिस पे मुझे दिखा रहा है डेटा। देखो यहां पे मुझे ये आई थिंक एनुअल बेसिस पे जो है डेटा दिखा रहा है, 2001, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर। तो ये एनुअल बेसिस पे भी ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ईयरली बेसिस जिसे बोलते हैं। तो ये भी डेटा देखो आपको ईयर दर ईयर, ईयर दर ईयर, ईयर दर ईयर, देखो आपको ये कैसे जो रिस्पेक्टिवली ओपन प्राइस है भैया एप्पल का बढ़ते जा रहा है। भाई ये तो बात माननी पड़ेगी, है ना, ये तो बात भैया माननी पड़ेगी कि प्राइस बहुत खतरनाक बढ़ रहा है, दिन ब दिन कम तो होने की नाम ही नहीं है। अब आते हैं एक और फंडे पे, बड़े ही महत्वपूर्ण फंडे पे, रोलिंग एंड एक्सपांडिंग, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, सिंपल मूविंग एवरेज, क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज। देखो दिखा देता हूं क्या फंडा होता है, उसको सिंपल भाषा में बता देता हूं, सुन लो यहाँ पे। सिंपल मूविंग एवरेज, इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक होता है आपका विंडो, एक होता है मीन पीरियड। मीन पीरियड के ऊपर बाद में आएंगे, पहले विंडो देखते हैं। लेट से ये मेरा फीचर है एक्स, है ना, ये एक फीचर है एक्स, और ये उसकी वैल्यूज है। अब मुझे इसकी वैल्यूज का मी सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो मैं सबसे पहले पहले क्या करता हूं, विंडो इक्वल टू 5 है ना, तो मैं यहाँ पे वो विंडो पहले प्लेस कर देता हूं। दिस इज माई फर्स्ट विंडो, ये मेरी पहली विंडो है। अब फर्स्ट विंडो में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जितने यहाँ पे विंडो की साइज मेंशन की है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पर विंडो में 5 ही एलिमेंट फिट हो सकते हैं, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब आप क्या करते हो, ये आपके विंडो का जो ये आखिरी एलिमेंट होता है ना, इस आखिरी एलिमेंट की वैल्यू को आप कंप्यूट करते हो। कैसे करोगे? इस आखिरी एलिमेंट की वैल्यू को आप कंप्यूट करते हो, कैसे करोगे? मतलब लेट से इस रिस्पेक्टिव जो पांचवा यहां पे आपको अभी 5 दिख रहा है, इसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 5 यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो वो ओवरराइट हो जाएगा, है ना। तो अब वो कैसे कंप्यूट करते हैं, 5 के ऊपर इसी विंडो के अंदर कितना डेटा दिख रहा है, 1
+2 +3 +4 +5, हम लोग 5 को भी ऐड करते हैं, तो वही तो मैंने यहां पे किया, 1 + 2 +3 +4 +5 एंड वी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द विंडो, दैट इज विंडो साइज डिवाइड बाय 5। तो ये जो आपको आंसर मिलता है, अब वो 5 की जगह आपको 3 विजिबल होगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि मैंने सिंपल मूविंग एवरेज में क्या किया, मैंने कुछ नहीं एवरेज निकाला, जो भी मेरे विंडो में एलिमेंट था उसका जो आखिरी एलिमेंट था उसका एवरेज मैंने 5 की जगह यहां पे निकल के आ गया 3 है, तो यहां पे 5 की जगह 3 आ जाएगा। सिंपल वे में अगर मैं अपना सेकंड विंडो देखता हूं, ये देखो ये मेरा सेकंड विंडो है, सेकंड विंडो कैसे निकाला, जस्ट मैंने उसको मूव किया बाय वन एलिमेंट टू डाउन, मूव किया बाय वन एलिमेंट टू डाउन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक एलिमेंट से उसको नीचे खिसकाओगे तो ये वाला एलिमेंट तो आपके विंडो 2 में आएगा ही नहीं, नंबर 1 वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप नीचे चले गए, तो यहां पे आपने इसे मिस आउट कर दिया। क्या कर दिया, आपने इसे यहां पे मिस आउट कर दिया। इन केस यहां पे आपको करना तो विंडो के आखिरी एलिमेंट का ही मीन निकालना है, हर बार यही याद रखना, विंडो के आखिरी एलिमेंट का ही मीन निकालना है, लेकिन उसमें कौन से विंडो में एलिमेंट आ रहे हैं वो उस मीन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि यहां पे 2 से शुरुआत हो रही है, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 5 = 4, तो 6 की जगह 4 आ जाएगा। 7 के लिए मैं ये थर्ड विंडो लेता हूं, एक से नीचे जाता हूं, अगर मैं एक से नीचे जाता हूं तो आई एम मिसिंग आउट ऑन 2 एज वेल फॉर द विंडो 3। तो अब शुरुआत होती है 3 4 5 6 +7, तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो 7 की जगह भी मुझे, 7 की जगह भैया क्या देखने को मिलेगा, ये जो रिस्पेक्टिव 5 है वो मुझे यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने मीन कैलकुलेट किया है। ये होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसमें एक चीज होती है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसे अपन बोलते हैं नैन। वी कॉल इट एज नैन, क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू दिख नहीं रही है, यहां पे कोई वैल्यू दिख नहीं रही है, यहां पे कोई वैल्यू विजिबल नहीं, क्योंकि मीन तो इसका निकाल रहे हैं, तो हम इसको भैया बोल देते हैं सिंपली नैन। सिंपली वी कॉल इट एज अ नैन, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितने नैन देखने हैं, कितने नैन देखने हैं, वो मीन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, मीन पीरियड पैरामीटर के ऊपर। अगर आपका मीन पीरियड पैरामीटर इक्वल टू 1 है तो आपको एक भी नैन नहीं देखने को मिलेगा। क्या मैंने बोला, अगर मीन पीरियड पैरामीटर इक्वल टू 1 है तो आपको एक भी नैन नहीं देखने को मिलेगा। एक सिंपल इक्वेशन आपको मैं बताऊं, जो भी आपकी विंडो साइज होगी, वॉट एवर इज योर विंडो साइज, W - 1 इतने नैन वैल्यूज आपको स्टार्टिंग से देखने को मिल जाएंगे। दैट्स इट, ये सिंपल फॉर्मूला है। विंडो साइज जो है आपकी -1, तो आप देख सकते हैं यहां पे विंडो साइज कितनी 5, तो मुझे नैन वैल्यूज कितनी दिखेंगी, 1 2 3 4, तो मुझे 4 नैन वैल्यूज दिख रही है। एक और फॉर्मूला बताता हूं मीन पीरियड से जुड़ा हुआ। मीन पीरियड में क्या होता है, N - 1, N - 1 मतलब जितना आपने यहां पे रिस्पेक्टिवली ये क्या बोलते हैं इसको यार, व्हाट आई एम कॉलिंग मीन पीरियड की जो वैल्यू दी होगी, जैसे कि आपने 1 दे दिया है ना, यू हैव गिवन द 1 वैल्यू, तो अगर मैं यहां पे 1 रख देता हूं, N = 1, ये मीन पीरियड की वैल्यू है, -1, तो वो क्या हो जाता है, 0। तो ये 0 क्या बता रहा है, 0 यही इंडिकेट कर रहा है कि मीन पीरियड की वैल्यू जब 1 है तो आपका कोई भी एलिमेंट नैन नहीं दिखना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नैन नहीं दिखना चाहिए, इट शुड नॉट बी विजिबल एज अ नैन। अगर मैं N = 2 रख दूं तो 2 - 1, तो कितनी वैल्यूज नैन दिखनी चाहिए, 1 वैल्यू, यानी कि ऊपर की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी नैन। अगर मैं मिनिमम पीरियड की वैल्यू 3 रख दूं तो 3 - 1 कितना होना चाहिए, नैन कितनी दिखनी चाहिए, 2 नैन दिखनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये वाला मेरा नैन होगा, ये वाला नैन होगा। अगर मैं 4 रख दूं एन की वैल्यू तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 मेरे नैन वैल्यूज दिखेंगी, यानी कि ये एक नैन होगा, ये एक नैन होगा, ये एक नैन होगा, तो स्टार्टिंग से। तो ये नेचर आपको सिंपल मूविंग एवरेज का समझना है, ये रिलेशन, ये फॉर्मूलेज विंडो और मीन पीरियड के रिगार्डिंग आपको जो इंप्लीमेंट होते हैं वो समझने हैं। नाउ कमिंग टू द क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज, ये इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो ना आपका एक बाउंड है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी विंडो साइज के अंदर जो होंगे वही आप मीन के लिए कंप्यूट करोगे, बराबर ना, यही चीज है। अब इस वजह से क्या होता है कि आपकी इस विंडो के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, अब आगे भी अपन बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं रुकेंगे। मैं देखो ये एक और विंडो निकालता हूं जिसमें अपन 8 का कंप्यूटेशन करेंगे, मैं उसके आगे एक और यहां पे विंडो निकालता हूं जिसमें अपन 9 का कंप्यूटेशन करेंगे एवरेज, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं एक स्टेप जिसमें 10 का करेंगे, तो ये सबका कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं सिर्फ विंडो साइज के हिसाब से चल रहा हूं, उसमें जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उन्हीं का एवरेज निकाल रहा हूं, बाकी ऊपर वाले को छोड़ते हुए चल रहा हूं, लाइक आई एम नॉट इंक्लूडिंग देम, आई एम इग्नोरिंग देम। तो ये बड़ा खतरनाक चीज होता है, आप कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। क्यूमुलेटिव बोलता मैं ऐसा नहीं करता, क्यूमुलेटिव बोलता मैं ऐसा नहीं करता, मैं इग्नोर नहीं करता, आई डोंट इग्नोर दैट वे, मैं सबको साथ में लेके चलता हूं। जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं शुरुआत करता हूं 1 से, तो अगर 1 मेरा एक ही एलिमेंट है तो उसका क्या एवरेज निकलेगा, कुछ नहीं, वो खुद की वैल्यू वही आ जाएगी। लेकिन जब मैं यहां पे 2 एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं शुरुआत के 1 2, तो अभी 1 + 2 क्या होता है जी, अब 2 की जगह क्या सब्सटीट्यूट होगा, 1 + 2 डिवाइड बाई 2।
1 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3/2, और 3/2 क्या होता है? 1.5। तो आप बात समझ रहे हैं कि यहां पे मैंने 2 की जगह 1.5 रख दिया। अब मैं आता हूं भैया तीसरे पे। अब तीसरे एलिमेंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो यहां कोई विंडो साइज नहीं है, यहां पे आप शुरुआत से कंसिडर करोगे 1 + 2 + 3 टिल दैट एलिमेंट, और फिर उसका एवरेज निकालोगे जो कि 2 आता है। अब 4 का क्या वैल्यू होगा? 1 + 2 + 3 + 4, यानी आप शुरुआत से ही हर एक एवरेज के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ही कंसिडर कर रहे हो, शुरुआत से ही कर रहे हो, तो यहां पे आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है, पूरा। अब इसका एडवांटेज भी है कि आपके पास और सम इंफॉर्मेशन रहता है, उससे जो इंफॉर्मेशन है उससे जो भी आपका एवरेज कैलकुलेट होगा वो सही होगा, बढ़िया, इसी को क्यूमुलेटिव नेचर कहते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटेशन वाइज कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप सारी चीजें लेके चल रहे हो, यू आर टेकिंग एवरीथिंग, बहुत ज्यादा ओवरहेड लेके चल रहे हो। इसमें ये सिंपल होता है, इसीलिए इसको सिंपल बोला गया है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं। इसमें जितने विंडो में एलिमेंट होंगे उतनी भैया आप एवरेज मारोगे। अब इसी को इंप्लीमेंट करके देखते हैं आपके सामने, वही सेम एग्जांपल रखता हूं मैं एक एरे का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो यहां पे मैंने रखा था। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी फीचर की वैल्यू एक्स रखी थी। यहां पे भी मैंने एक जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया उसमें भी कॉलम फीचर की वैल्यू एक्स रखी है, और उस फीचर के ऊपर सिंपल वाला जो फंडा है मूविंग एवरेज वो लगाना चाहता हूं, जिसके लिए अपन रोलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और रोलिंग मेथड के अंदर ये जो आंकड़ा मैंने रखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं विंडो साइज। तो यहां मैंने विंडो साइज कितनी कंसिडर की है? 5। तो ऑब्वियस सी बात है नैन की कितनी वैल्यूज दिखेंगी फ्रॉम द स्टार्टिंग? W-1, 5 - 1 4। बाकी वही वैल्यूज है कि देख लो एक बार, वही वैल्यूज है क्या? ये देखो 5 की जगह पे 3 लग जाएगा, 6 की जगह पे 4 लग जाएगा, 7 की जगह पे 5 लग जाएगा। यानी पहले जहां 5 था वहां अभी 3 आया हुआ लग रहा है, जहां पहले 6 था वहां पे अभी 4 दिख रहा है, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो ये हो गया आपका सिंपल मूविंग एवरेज वाला रोलिंग का फंडा, जिसमें यहाँ पे मीन एग्रीगेट फंक्शन अपने को लगाना पड़ता है, क्योंकि अपने को मीन वैल्यू चाहिए ना, इसीलिए मीन लगाया मैंने। अब ये देखो एक्चुअल में आप डेटा देख सकते हैं कैसा है। ये देखो यहाँ पे नैन वैल्यूज है, और ये वैल्यूज आपको दिख नहीं रही है, और यहां से एक्चुअल में 5 से जो वैल्यूज है देखो कैसे मैनिपुलेट हुई। 5 की जगह 3 आ गया, है ना, फिर 6 की जगह पे 4 आ गया, 7 की जगह पे क्या है 6 आ गया, 8 की जगह पे 7 आ गया, और 9 की जगह पे 8 आ गया, कुछ इस तरीके से जो है चीजें जो है 10 की जगह पे 8, यहाँ पे कुछ तो मैंने हाँ ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन समझ जाओ यार, लाइक 2 का डिफरेंस है। 5 की जगह 3 है, 6 की जगह 4 है, 7 की जगह भैया यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 5 दिख रहा है, 8 की जगह पे 6 है, लाइक 7, 9 की जगह 7 है, और यहाँ पे 10 की जगह 8 है, तो दो दो का डिफरेंस दिख रहा है। बात यहाँ पे समझ लो, ये इंडेक्स वैल्यूज आपको मदद करेंगी जानने में, ठीक है। ये वाला एक फंडा हो गया। अब एक्सपांडिंग का देखते हैं। एक्सपांडिंग में मैंने क्या बोला था? लो जी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ये देखो ये एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग में क्या है? देखो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, दूसरे वाली की क्या आ रही है? 1.5 आ रही है, तीसरे वाली की क्या आ रही है? 2 आ रही है, चौथे वाले की देख लो 2.5 आ रही है, पांचवे वाले की भैया 3 आ रही है। बस इसमें हम लोग क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए एक्सपांडिंग का जो यूज है इस फंक्शन का हम करते हैं, और उसे एग्रीगेट फंक्शन मीन लगा देते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये आपको पूछा जा सकता है कि एक्सपांडिंग या रोलिंग यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज में क्या एडवांटेज होते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने पेश कर दी है। जस्ट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू इंक्लूड इज, जस्ट एक ही चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है मीन पीरियड वाला फंडा, ठीक है। सर जैसे अगर 5 को चेंज कर रहे हो दैट इज 3 आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो हम नेक्स्ट विंडो में 5 ही ऐड कर रहे हैं, तो वो फाइनल वैल्यूज में ही चेंज रहता है, इन बिटवीन नहीं। लाइक एडिंग 3 इंस्टेड ऑफ 5, चेंज कर रहे हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया मिहिर जी ने सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आप कह रहे हो सर जी चेंज कर रहे हैं, तो अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या वो चेंज्ड वैल्यू ही अगले एवरेज के लिए कंसिडर की जाएगी क्या? इसका आंसर मैं आपको यहां दिखाता हूं, क्या वो कंसिडर की गई है। देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे 6 के लिए वैल्यू अपडेट कर रहा हूं एज अ 4, तो क्या उसने रिस्पेक्टिवली 2 + 3 + 4 + 3 कंसिडर किया है क्या? नहीं जी, उसने तो 5 कंसिडर किया है। तो कंसिडर किया जाएगा क्या उसका एवरेज? नहीं। तो ये सिर्फ एक सेपरेट वैल्यू है जो कि हम अलग से कंप्यूट करने वाली है। बस हम ये बताने के लिए बता रहे हैं कि इस 5 की जगह 3 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। एक बात जो आपके साथ शेयर करनी है, अभी वो वाला फंडा आ जाता है आपका, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, जो अपने डेटा सेट के ऊपर अपन ने लगाया। हाँ जी, ये देखो रोलिंग वाला फंडा, गौर से देखना जी, रोलिंग वाला फंडा। मैंने एक ओपन रोलिंग का एक नया कॉलम ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें रोलिंग लगानी है 50, यानी कि 50 - 1, यानी कि 49, शुरुआत के 49 सैंपल्स आपको नैन दिखेंगे, शुरुआत के 49 सैंपल्स आपको नैन दिखेंगे, और इसमें मैंने मीन लगा दिया, जो कि आपका ऑब्वियसली सिंपल जो मूविंग एवरेज है वो वाला फंडा। तो देखो आपको ये न्यू कॉलम जो ऐड किया कैसा दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब गौर से मैं एक नेचर दिखाता हूं, ये रोलिंग का फायदा क्या होता है।
गौर से सुनना, अब आपको समझ में आएगा कि सर इतना मैथ्स क्यों किया, इतना एग्जाम्पल क्यों समझा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं रोलिंग का फायदा क्या होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं मेरा ये नॉर्मल ओपन वाला फंडा और ये मेरा ओपन रोलिंग वाला फंडा जो अभी नया मैंने ऐड किया आफ्टर अप्लाइंग द रोलिंग ऑन द फर्स्ट रिस्पेक्टिव लाइक विंडो साइज इज 50। तो मुझे डेटा देखो, जब मैं कंपेयर करता हूं दोनों को, आप देख सकते हो यहां पे डेटा में देखो फर्क क्या दिख रहा है। डेटा में फर्क क्या दिख रहा है, गौर से देखो। यहां पे ऑरेंज लाइन जो है वो ओपन रोलिंग को डिनोट कर रही है, ब्लू लाइन जो है ओपन को डिनोट कर रही है। ओपन आपका बहुत ज्यादा शार्प है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? और जो आपका ऑरेंज है वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअल है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा? यही होता है रोलिंग और आपके एक्सपांडिंग का काम। आपके रिस्पेक्टिव कर्व को जितना वो स्मूथ कर सकता है वो करता है, और वो रिस्पेक्टिवली मैंने आपको यहां पे करके दिखा दिया है। अब यहां पे जैसे मैंने मीन पीरियड की बात बोली थी, तो देख लो मीन पीरियड का फंडा भी कैसा है, गौर से अगर आप देखेंगे। मैंने भले ही रोलिंग के अंदर देखो 5 विंडो साइज लगाई है, अगर लेकिन मैं मीन पीरियड इक्वल टू 2 बोल दूं तो इसका मतलब क्या होता है, n-1 लगाओ, यानी कि 2-1, यानी कि आपका 1 आ गया। यानी कि मुझे स्टार्टिंग में मेरे डेटा के सिर्फ एक ही वैल्यू 9 दिखेंगी, बाकी की वैल्यू 9 नहीं दिखेगी। आप बात समझ रहे हैं? होना तो ये चाहिए था, 9 तो 4 वैल्यू दिखनी चाहिए थी, क्योंकि विंडो साइज -1, तो मुझे 4 9 वैल्यू दिखनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मैंने मीन पीरियड्स इक्वल टू 2 रखा हुआ है, चूंकि मैंने मीन पीरियड्स इक्वल टू 2 रखा हुआ है, इसीलिए वो 2-1 यानी कि 1 कंसिडर करता है, और एक ही वैल्यू फ्रॉम द स्टैट जो है वो नन कंसिडर कर रहा है। और अगर मैंने जैसे मैंने बोला था कि मीन पीरियड इक्वल टू अगर मैं 1 कर दूं तो वो कोई वैल्यू 9 नहीं दिखाएगा, वो एज इट इज वो वैल्यूज आपको दिखा देगा, कोई भी वैल्यूज आपको नैन नहीं दिखाएगा। व्हेन बिकॉज 1-1 इज इक्वल टू 0, तो कोई भी भैया नैन वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए। सिंपल सा ये इंस्ट्रक्शन है। अब देखो ये डेटा कैसा दिख रहा है आपका। जब मैं क्या करता हूं, विंडो साइज 5 लेता हूं, मिनिमम पीरियड इक्वल टू 5, मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1, यानी कि 9 की कोई वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहा। और ये देखो मेरा सिंपल रोलिंग कैसा दिखता है, ये देखो ग्राफ कैसा दिख रहा है ना? ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये मैंने किसके ऊपर किया था, ओपन के ऊपर किया था। अब यही चीज जो है ये मैंने 5 के ऊपर की थी, रिमेंबर। अब मैं आपको इंपैक्ट दिखाने वाला हूं विंडो साइज का, एंड द नंबर ऑफ द स्मूथनेस और द डिग्री ऑफ द स्मूथनेस दैट वी गेट। गौर से देखना अभी क्या बोल रहा हूं, गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मेरे विंडो साइज है 5, यहां पे मेरी विंडो साइज है 50। मैंने कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया, आई हैवंट चेंज्ड एनी पैरामीटर, मैंने कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया। यहां 5 है, यहां 50 है। नेचर देख पा रहे हो, डिफरेंस देख पा रहे हो, ये कितना हार्श है, ये कितना स्मूथ है। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर आप खाली विंडो साइज भी बढ़ाओगे, अगर विंडो साइज भी इंक्रीज करोगे, तो आपकी स्मूथनेस इंक्रीज होने वाली है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल सी बात है यार, मैं मीन को मीन ही रख रहा हूं, मैं मिनिमम पीरियड्स को 1 ही रख रहा हूं, इसमें भी और नीचे भी 1 ही रख रहा हूं, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। तो यानी कि जो चेंज हो रही है वो वैल्यू आपके फाइनल स्मूथनेस को इंपैक्ट कर रही है, और वही आप यहां देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं 50 की 500 कर देता हूं, 50 की 500 विंडो साइज कर देता हूं, ये और स्मूथ हो गया। देखो ये थोड़ा सा भी खुरदुरा था, ये और ज्यादा स्मूथ हो गया। मैं लाइक कितना था, 500 का 5000 कर देता हूं। अब 5000 कर दिया तो भैया ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया। तो इतना भी अपने को स्मूथ नहीं चाहिए कि अपन भैया पूरा उसका जो एक क्या बोलते हैं उसको ना, जनरलाइज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना भी स्मूथ नहीं करना होता उसको, तो अपने को एक इंटरमीडिएट नेचर जो है उसका ढूंढना होता है। तो ये तो मैंने रोलिंग में दिखा दिया। चलो यही स्मूथनेस का नेचर जो है ये एक्सपांडिंग के ऊपर, अपने डेटा के ऊपर देखते हैं। तो देखो जब मैं इस ओपन के ऊपर, ओपन एट्रीब्यूट के ऊपर एक्सपांड करता हूं, तो मेरा देखो एक ही एक्सपांड में कितना बढ़िया दिख रहा है। यानी जहां पे 5000 का विंडो साइज मुझे लगा रोलिंग करने के लिए, वहां मुझे क्यूमुलेटिव वाला फंडा जो है विदाउट एनी पैरामीटर सही ढंग से वही रिजल्ट दे रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वही रिजल्ट मुझे जो है वो प्रदान कर रहा है। ये बेसिक फंडामेंटल बात आपको पता होनी चाहिए। बस इतनी चीजें थी जो आज अपने को जाननी थी, समझनी थी। होपफुली यू वुड हैव गॉट दिस पॉइंट। तो फिर 5 की प्लेस में एक लिख के ही एक लिख दे तो काम से ही। एक मिनट दर्शन जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेट मी जस्ट रीड इट अगेन। आज के लिए इतना ही फंडा था, कल अपन बात की बात करेंगे। तो फिर 5 की प्लेस में ही एक लिख दें तो काम तो सेम ही होता है ना सर? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं विंडो साइज 1 की रख दूं तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना जी, फिर उस बात का देर इज नो सेंस ऑफ दैट, है ना? तो अब उस बात का कोई सेंस नहीं बनेगा कि अगर आपने 1 रख दी तो इट इज एज गुड एज कि मतलब आप वही सेम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो, यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी एवरेज ना। लेकिन हमें एवरेज निकालना है ताकि हमें स्मूथनेस मिल मिल सके। और वो स्मूथनेस कैसे प्राप्त होगी?
वो आपको यहाँ पे देखनी है, तो वो चीज है, बस मैं वही बताना चाहता था। होपफुली नाउ यू गॉट दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट। तो चलो जी भैया, आज के लिए फंडा यही तक था। स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ, नहीं स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग जारी रहने दो। हाँ, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। चलो जी, यस नो का हल्ला मचा दीजिए। हेलो जी, यस नो का हल्ला मचा दीजिए। वीकेंड आ गया, अलसा गए क्या? अलसा गए क्या जी? ओपन क्या है डेटा में सर? अरे जी, मैंने बताया ना कि आपका स्टॉक मार्केट किसी पर्टिकुलर डे पे कितने प्राइस पे ओपन हुआ था, 70 पे, $70 पे, $75 पे, $80 पे, कितने प्राइस पे ओपन हुआ था, वो चीज है। ओके। यस 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 मीर जी, क्यूमुलेटिव की तरह ही हो जाएंगी, दे वुड बी लाइक क्यूमुलेटिव। यस एग्जैक्टली, यस मीर जी। परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज द एक्चुअली नेचर, दैट्स द कनेक्शन बिटवीन दीज टू, है ना? तो एक तरीके से हमारे पास आप ऐसे कह सकते हैं कि एंडिंग नोट जो मैं बताऊंगा, कुछ इस तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो ये रोलिंग वाला फंडा है ना, ये कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव में इंटरचेंज किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग दैट मीन, जो अपन पीरियड वाला फंडा बोलते हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं सेम चीजें आपको दिख सकती है। यस, तो होपफुली अंडरस्टूड, क्लियर, यस, नो, चलो, मीर जी बढ़िया, क्लियर, चलो परफेक्ट, चलो गॉट द यस। तो ठीक है भैया, आज यहीं तक रुकते हैं, कल मिलते हैं कुछ और बढ़िया से चीजों के साथ। मजा आ गया सर, आज भी बहुत डाउट था। आज भी बहुत डाउट था, अरे मतलब समझ में आ गया ना, मजा आ गया बस। आज भी बहुत डाउट था। डाउट क्लियर हो गया ना तिवारी जी? सर इसका बस एडवांटेज बता दीजिए। अरे मीर जी, मैंने आपको ग्राफ के साथ एडवांटेज तो बताया, मैं स्मूथनेस क्यों बनाया, मैं स्मूथनेस क्यों बताया, उसका इंपैक्ट क्यों बताया, दिखाया मैंने, हैं? तिवारी जी ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं अभी तो? डाउट क्लियर, सिंपल है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है चलो भैया, भैया अभी अपन जो है कल नहीं मिलेंगे, संडे को छुट्टी लेंगे, एंड देन फाइनली अपन मंडे को टाइम सीरीज वाला फंडा खत्म कर देंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉयमेंट ऑल दैट स्टफ। वैसे डिप्लॉयमेंट का तो अभी अभी अपने को पार्ट पता चल चुका है, बस वील लाइक मैनिपुलेट अबाउट सम मॉडल्स, एंड फिर उस हिसाब से काम जो है तमाम कर देंगे टाइम सीरीज का, एंड देन विल स्टार्ट विद द एसक्यूएल वाला पार्ट, ठीक है? तब तक के लिए भैया टेक केयर, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीकेंड, बाय।